हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल हैं आप सभी लोगों के। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, है ना। तो आज ईएमआई का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड वीडियो, है ना। ईएमआई का एक वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड बेसिक चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी बेटा। थोड़ा सा एक बार उन चीज़ों को मैं रिवाइज करके चलता हूँ, जिससे आगे की चीज़ों को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है। हमको फैराडे ने उसके बारे में बताया। फैराडे ने अपने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंट्स पर डिटेल में चर्चा मैं अब नहीं कर रहा हूं। बाकी फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला था, निष्कर्ष निकाला था कि जब भी किसी कोयल या कुंडली से रिलेटेड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। वो जो विद्युत वाहक बल या ईएमएफ होता है, उसके प्रोड्यूस होने का, उसके उत्पन्न होने का रीजन है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ठीक है। जब भी चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब मान लो उस कोयल या कुंडली के लिए सर्किट कंप्लीट है, परिपथ पूरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि परिपथ के पूरा होने पर करंट मतलब धारा का प्रवाह भी हो सकता है। तो उस विद्युत वाहक बल की वजह से जो धारा प्रवाहित होगी, उस ईएमएफ की वजह से जो करंट का फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा। ये जो फेनोमिना है, ये जो घटना है, इसी घटना का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ठीक। अब इससे रिलेटेड 2 नियम दे दिए फैराडे साहब ने, 2 लॉ दे दिए थे। क्या? पहला तो उन्होंने यही बताया जो अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स में अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और यदि परिपथ पूर्ण है तो उस विद्युत वाहक बल की वजह से धारा भी प्रेरित होती है। मतलब किसी भी कॉइल के लिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज हुआ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड इफ द सर्किट इज कंप्लीटेड देयर विल बी अ करंट विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दैट इज ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। सेकंड लॉ, दूसरा नियम, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मतलब जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मान कितना होता है। तो वो उन्होंने बताया था हमको कि E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी होता है। अब ये डी फाई अपॉन डी टी है चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर। तो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी आ गया। यहाँ से अगर हमको इंड्यूस्ड करंट निकालना है मतलब प्रेरित धारा अगर निकालनी है तो हम लिखेंगे I इक्वल्स टू ई अपॉन आर मतलब 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ से हम प्रेरित आवेश मतलब इंड्यूस चार्ज भी निकाल सकते हैं। I को हमने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हुआ तो डी क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डी फाई, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात जो इन एक्सप्रेशंस को देख करके हम कर सकते हैं बेटा, क्या कि जो हमारा ईएमएफ है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर डिपेंड है, दर पर, रेट पर, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज दर पर डिपेंड कर रहा है। जो प्रेरित धारा मतलब इंड्यूस्ड करंट है वो भी रेट ऑफ चेंज पर मतलब परिवर्तन की दर पर डिपेंड कर रही है। और जो प्रेरित आवेश है इंड्यूस चार्ज वो परिवर्तन मतलब चेंज पर डिपेंड कर रहा है,
परिवर्तन की दर पर मतलब रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखना। पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो प्रेरित आवेश या इंड्यूस्ड चार्ज है वो फ्लक्स में परिवर्तन मतलब फ्लक्स में चेंज पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड नहीं करता है, दर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब जो हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था कि क्वेश्चन ये आया कि भाई हमने जब फैराडे के एक्सपेरिमेंट किए तो गैलोनोमीटर ने हमको डिफ्लेक्शन दिखाया था, मतलब धारा मापी में विक्षेप आया था। अब उस विक्षेप की दिशा कभी लेफ्ट में मिल रही, कभी राइट में मिल रही है, मतलब उस सर्किट में, उस परिपथ में जो धारा या करंट है वो कभी तो क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, और कभी वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त मिल रही है। सो हाउ विल वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, कि वो जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, वो एक सोचने वाला पॉइंट है। उसका जवाब हमको लेंज ने दिया था। तो लेंज लॉ इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कौन सा आएगा। लेंज ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा उस रीजन या कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक, हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से याद रखा और समझा था कि किसी कोइल या लूप, मतलब कुंडली या लूप की अगर हम बात करें, उसके लिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा हमेशा उसको रिड्यूस करना चाहती है, घटाना चाहती है, डिक्रीज करना चाहती है। ठीक है, और अगर चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है तो इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा हमेशा उसको बढ़ाना चाहती है। अब बेसिकली आप एक चीज सोच करके देखो कि किसी भी लूप या कोइल में ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित हो रहा होगा, यह धारा क्यों प्रवाहित हो रही होगी, करंट का फ्लो क्यों हो रहा होगा, फ्लक्स में चेंज की वजह से, फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। अब बेटा फ्लक्स के परिवर्तन में दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा या फिर फ्लक्स घट रहा होगा। तो जो प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट है बस वो उसी को अपोज करेगी कि फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो धारा या करंट चाहती है कि वो घट जाए, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो धारा या करंट चाहती है कि वो बढ़ जाए। ठीक है, हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे, वहां से हम प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ अब मैं लेंज लॉ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करता हूं जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ सकता है, आया वो भी पहले, कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। मतलब लेंज लॉ इज अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि लेंज का जो लॉ है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। इस चीज को प्रूव कीजिए, इस चीज को प्रूव कीजिए। तो हम सिंपल पहले उस चीज को समझते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात, ऊर्जा संरक्षण वाली बात किस तरह से आ रही है। हमने एग्जांपल ले लिया कि फैराडे का जो पहला एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को हमने एग्जांपल की तरह ले लिया एनर्जी कंजर्वेशन को समझने के लिए, कि ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, मान लो इधर की तरफ हमने मैग्नेट लिया, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, और हम इसको पास में लेकर के आ रहे हैं। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें, लेंज के नियम के आधार पर अगर बात करें, तो नॉर्थ को अगर हम कोइल के पास लाएंगे, मतलब उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास अगर लेकर के आएंगे, तो कुंडली का इधर वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव बनेगा, और इधर वाला जो है वो साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव बनेगा। अगर नॉर्थ को पास आ रहे हैं तो अपोज करने के लिए इधर की तरफ नॉर्थ बनेगा। तो हमने इसके बेसिस पर करंट का डायरेक्शन मतलब धारा की दिशा निर्धारित कर ली थी, इसके बेसिस पर। ठीक, अब इसमें ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन वाली चीज कहां पर अप्लाई हो रही है, वो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे
कि प्रैक्टिकली जब ये मैग्नेट मतलब चुंबक अपनी जगह पर है, रेस्ट में है, मतलब इसके लिए V इक्वल्स टू 0 है, तो सर्किट में कोई करंट नहीं है, परिपथ में कोई धारा नहीं है। जैसे ही हमने नॉर्थ पोल को कोइल की तरफ खिसकाया, जैसे उत्तरी ध्रुव को कुंडली की तरफ हमने खिसकाया, तो खिसकाते ही यहां पर नॉर्थ पोल बन गया। अब नॉर्थ के सामने नॉर्थ आया तो हमारी मैग्नेट पर, चुंबक पर इधर की तरफ एक फोर्स, एक बल लगा इधर की तरफ, जो मैग्नेट को या चुंबक को कोइल की तरफ जाने से मना कर रहा है। उसके बावजूद अगर हम मैग्नेट को कोइल की तरफ लेकर के जाएंगे तो वी विल हैव टू डू सम वर्क फॉर दैट। हमको उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई जैसे ही मैग्नेट किसका चला, वैसे यहां नॉर्थ बना, नॉर्थ बनते ही एक रिपल्सिव फोर्स मतलब प्रतिकर्षण का बल आया। जैसे ही वो बल आया तो मैग्नेट को मतलब चुंबक को कोइल की तरफ खिसकाने के लिए हमको बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ा, एक बल लगाना पड़ा बाहर से, और उसकी वजह से हमारा मैग्नेट कोइल की तरफ जा रहा है, मतलब हमारा चुंबक कुंडली की तरफ जा रहा है उसकी वजह से। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये जो मैग्नेट है, ये जो चुंबक है, ये अपने आप कोइल की तरफ नहीं जाएगा। कोइल तक पहुंचाने के लिए विल हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, हमको बाहर से एक बल लगाना है, उसकी वजह से उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट आना है, तो विल हैव टू डू सम वर्क, हमको कुछ कार्य उसके लिए करना पड़ा। हमने कार्य किया, मतलब हमने एनर्जी दी। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि मैग्नेट कोइल की तरफ खिसका, मतलब चुंबक कुंडली की तरफ खिसका, तो उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, धारामापी में विक्षेप आया। यह डिफ्लेक्शन इस चीज का प्रूफ है, सबूत है कि इस सर्किट में करंट का फ्लो हुआ, मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित हुई है। और धारा प्रवाहित होना इस चीज का प्रूफ है कि सर्किट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना इस चीज का प्रूफ है कि इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो अल्टीमेटली अब कनेक्टिविटी क्या बनी कि मैग्नेट को खिसकाने के लिए हमने कुछ वर्क किया, हमने कुछ कार्य किया, परिपथ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति को दर्शाता है। सर्किट में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई? कोई सोर्स तो हमने सर्किट में लगाया नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये अल्टीमेटली किस चीज का रिजल्ट है? ये जो विद्युत ऊर्जा, ये किस चीज का परिणाम है? चुंबक के कुंडली के पास आने का, मैग्नेट के कोइल के पास आने का परिणाम है। और उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ा था, हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा था। तो अल्टीमेटली हमने वर्क की फॉर्म में जो एनर्जी दी, मतलब कार्य के रूप में जो ऊर्जा दी, वो हमको सर्किट या परिपथ में विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल गई। इसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। कैसे? कि अगर हम ऐसा मान लें कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं, मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे हैं, और यहां पर नॉर्थ की जगह साउथ बना, उल्टा हुआ सर काम, और यहां नॉर्थ बना, तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो तो यहां पर साउथ पोल बन गया, मतलब उत्तरी ध्रुव को ला रहे हो तो यहां पर दक्षिणी ध्रुव बन गया। तो ये जो साउथ पोल बना, ये तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो प्रैक्टिकली हमको क्या करना होगा? मैग्नेट को बस एक धक्का देना है कोइल की तरफ। चुंबक को एक हल्का सा धक्का हमने कुंडली की तरफ दिया। जैसे ही धक्का दिया, वैसे ही कोइल के लिए, कुंडली के लिए फ्लक्स में चेंज आया। हमने कह दिया कि थोड़ा सा खिसकाते ही यहां पर साउथ पोल बन गया।
अब बाकी का काम तो ये साउथ पोल कर लेगा। सोचो क्या इस मैग्नेट को अब कोयल की तरफ ले जाने के लिए, मतलब चुंबक को कुंडली की तरफ लेकर के जाने के लिए हमको अलग से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? कोई बल लगाना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? ये जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव को आकर्षित कर लेगा, आकर्षित करके अपनी तरफ बुला लेगा, तो मैग्नेट तो अपने आप खिसक जाएगा। अब मैग्नेट अगर अपने आप खिसक जाएगा तो बाहर से कुछ भी कार्य नहीं हुआ, मतलब एक्सटर्नल बर्डन इज जीरो, कोई एनर्जी हमको नहीं देनी पड़ी। और फिर हम कहते हैं कि साहब सर्किट में करंट का फ्लो हो गया, धारा प्रवाहित हो गई, धारा प्रवाहित होगी मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया इसका मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, मतलब विद्युत ऊर्जा आ गई। वो कहां से आ गई? पैदा हो गई। अब वो कहीं ना कहीं से तो मिलेगी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इन दिस केस हो क्या रहा है कि कोई एक्सटर्नल वर्क तो हुआ नहीं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो गई, तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो गया, मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं हो रहा, जबकि ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहनी है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहनी है। तो इसीलिए जो बात हमने पहले डिस्कस की थी वो सही कि साहब नॉर्थ को ले जाओगे तो सामने नॉर्थ मिलेगा। आप जैसे ही नॉर्थ पोल को लेके जाओगे सामने नॉर्थ पोल खड़ा है, खड़ा इन द सेंस वो नॉर्थ पोल बन गया, वो अपोज करेगा, विरोध करेगा, विरोध करेगा। उसके बावजूद आप लेकर के जाओगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा, और आप बल लगाओगे तो आप कुछ कार्य करोगे, मतलब कुछ वर्क करोगे, वर्क करोगे मतलब आप एनर्जी दोगे, और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है कि सर्किट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा मिली है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ इनडायरेक्टली हमसे यह कहना चाहता है कि निकाय की ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व ऑलवेज। तो इस तरह से हम लेंज में ऊर्जा संरक्षण को प्रूव कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण को सिद्ध किया जा सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। यहां तक की बात हमको क्लियर हो गई। अब हम पिछले वीडियो में जो एक डेरिवेशन हमने किया था उसी पर एक बार वापस आते हैं, उसको एक दूसरे तरीके से करते हैं आज। ठीक है, हमने डेरिवेशन किया था एक चालक छड़ के लिए कि एक चालक छड़ समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी वेग से गति कर रही है, एक कंडक्टिंग रोड है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से चल रही है। तो हमने उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था, है ना, उसके लिए एक डेरिवेशन किया था। पहले तो उसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि हमने ऐसे कहा था कि भाई एक पटरी ये है और इसके पैरेलल एक पटरी ये है, और यहाँ पर हमने हमारी कंडक्टिंग रोड या चालक छड़ को रखा था। फिर यहाँ पर हमने ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, याद आ गया? ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, कुछ हमने इसको नाम दे दिया था। मैग्नेटिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर इनवर्ड ले लिया, लंबवत अंदर की ओर, बाहर भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन ले लो, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आएगा। ठीक है, जो किया था पहले उसकी बात कर रहा हूं। मान लो ये v रफ्तार से इधर चले, dt टाइम के बाद में ये यहां पर पहुंच गई। ठीक है, ये जो डिस्टेंस या दूरी है वो dx है। हमने लिखा था v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। E की बात की थी तो हमने लिखा था E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। तो E इक्वल्स टू, अब डी फाई कितना आया? ये जो लूप बना हुआ है, इस लूप का पहले एरिया ये था। जब ये छड़ या रोड थोड़ा सा इधर खिसक गई तो शायद एरिया में जो चेंज है वो इतना हो गया। तो चेंज इन द एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया? एल डी एक्स। हमने फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में चेंज कितना लिखा? बी डी ए। अपॉन में डी टी और कर दें, अपॉन में डी टी और कर दें, तो ये आ गया था बी। डी ए का मतलब हो गया था एल डी एक्स, अपॉन में आ गया था डी टी और ये आ गया था वी। तो हमको ई की वैल्यू वी बी एल मिली। थोड़ा सा शॉर्ट में बोल गया मैं, थोड़ा सा स्पीड में बोल गया क्योंकि पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पूरा डिटेल में चर्चा हुई थी। तो ई इक्वल्स टू वी बी एल आ गया। ठीक है, अब यही ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल निकालने का एक और तरीका हमारे पास है। क्या? ध्यान से देखना, केस ये बन रहा है, लेकिन अब हम ये पूरा सर्किट नहीं बना रहे हैं, बहुत सिंपल सा एक अरेंजमेंट लेकर के चल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
है ना, चुंबकीय क्षेत्र वो ले लिया हमने परपेंडिकुलर इनवर्ड, लंबवत अंदर की ओर। ये ले ली हमने हमारी चालक छड़, ये हमारी कंडक्टिंग रोड, इसका नाम हो गया पी क्यू, लेंथ हो गई है इसकी एल, लंबाई। ठीक है भाई, इधर की तरफ ले जा रहे हैं वी से, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बी। अब इसको एक दूसरे लॉजिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है, कहने का तरीका बदल जाता है बस। अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से कहता हूं कि भाई ये कंडक्टर है, चालक है, ठीक है, मतलब इसकी जो सरफेस है, सतह है, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब ये रोड, जब ये छड़ राइट साइड में चलेगी तो इसके साथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ चल रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली कहानी याद करो कि एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, एक आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, अगर आपको याद आ रहा हो तो। छड़ का या रोड का राइट साइड में जाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का राइट साइड में जाना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सम चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, कोई आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, और वो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चीजें चाहिए बेटा। पहले फोर्स के डायरेक्शन की हम बात करें तो V क्रॉस B से मिलता है। यहां पर एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि V क्रॉस B मतलब राइट हैंड थंब रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। V की तरफ अंगुलियों को रख करके B की तरफ मोड़ दिया जाए, अंगूठे से फोर्स का मतलब बल का डायरेक्शन मिलेगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में थंब इंडिकेट करेगा, अंगूठा जिस दिशा को निरूपित करेगा, बल उसके विपरीत दिशा में कहा जाएगा। अब हमारे केस में देखो कि साहब V तो इधर की तरफ हो गया, B अंदर की तरफ हो गया। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, V की तरफ अंगुलियां फैलाओ, अंदर B की तरफ अंगुलियों को मोड़ो। क्या अंगूठा ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है? प्रैक्टिकली पहले इस चीज को करके देखो आप साथ के साथ। V क्रॉस B, V की तरफ रख करके B की तरफ मोड़ो, अंगूठा ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव है, आवेश, तो उस पर तो फोर्स ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की तरफ भागा। अब इलेक्ट्रॉन नीचे भाग करके इधर आया तो ये जो Q एंड है इस पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। और जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरा एंड है P, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, धनावेश ऋणावेश ये जो पैदा हुआ है, इसकी वजह से इस कंडक्टिंग रोड में, इस चालक छड़ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। किधर से किधर की तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से, मैं इसको अलग से इधर दिखाता हूं कि इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, आ गया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। क्यों लगाएगा? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि साहब F इक्वल्स टू क्यू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, विद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है, वो ये लिखा जाता है। उसमें चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और चार्ज अगर नेगेटिव हो तो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। हम इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, विद्युत क्षेत्र नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब सिचुएशन क्या बन रही है, ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो तो नीचे की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, और विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है ना।
बट शुरुआती दौर में क्या है, शुरुआती दौर में तो कोई चार्ज ज्यादा थोड़ी है, अभी तो इलेक्ट्रॉन ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया है, अभी तो इलेक्ट्रॉन ने जाना शुरू किया है। तो अभी यहां पर जो नेगेटिव और यहां पर जो पॉजिटिव है वो कम है, अभी तो बहुत शुरुआत में बहुत कम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी बहुत कम है, विद्युत क्षेत्र बहुत कम है, तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ ये जो फोर्स आ रहा है ये अभी तो बहुत कम है। इसका मतलब शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स ऐसा है जो ज्यादा लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से नीचे जो बल लग रहा है, इसको हमने लिख दिया एफ एम, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसको लिख दिया एफ ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरुआत में एफ एम की वैल्यू एफ ई से ज्यादा, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ लगा। बट इसका पूरा एक साइकिल बनेगा, क्या साइकिल बनेगा कि अब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे शिफ्ट होंगे तो भाई यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इन चार्जेस के बढ़ने की वजह से ये जो नीचे की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र है ये बढ़ेगा, और इसके बढ़ने की वजह से ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो बढ़ेगा। सही मायने में अगर आप चेक करके देखो तो ये जो एफ ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल है, वो आया तो एफ एम की वजह से ही है। मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्स है, लॉरेंज फोर्स, उसी की वजह से तो ये पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, चुंबकीय क्षेत्र ने बल लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, और इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और उस चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एफ ई ऊपर की तरफ लगा। लेकिन जब तक एफ एम की वैल्यू एफ ई से ज्यादा होगी तब तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक कहानी और चल रही है कि इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा और एफ ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब तक एफ एम एफ ई से ज्यादा रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा। क्या यह बात समझ में आ रही है कि जब तक एफ एम एफ ई से ज्यादा रहेगा, कनेक्शन देखो ना पूरा, वन बाय वन चीजों को चेक करके, एफ एम एफ ई से ज्यादा है तो नेट फोर्स नीचे, मतलब परिणामी बल नीचे, नीचे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से ऊपर जो एफ ई लग रहा है वो बढ़ा, तो एफ ई बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस चलता जा रहा है। कब तक चलता जा रहा है? जब तक एफ एम की वैल्यू एफ ई से ज्यादा है तब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, चार्ज बढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, फोर्स बढ़ता रहेगा। एक वो सिचुएशन आ गई जब एफ ई एफ एम के बराबर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि एफ एम तो कांस्टेंट है और एफ ई 0 से शुरू हुआ। अब एफ एम तो कांस्टेंट पर टिका हुआ है और एफ ई 0 से शुरू होकर के बढ़ता जा रहा है 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 बढ़ता जा रहा है, फाइनली वो एफ एम के बराबर आ गया। उस सिचुएशन पर सोचो क्या होगा। अब कुछ सोच रहे होंगे कि एफ ई क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, नहीं। जिस मोमेंट पर बेटा एफ ई और एफ एम बराबर हो गए वहां हमारे इलेक्ट्रॉन पर अब नेट फोर्स 0 हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने थे हो लिए, अब जो इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं हैं उन पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 बन गया। अब सारी चीज रुक गई, रुकने का मतलब जैसा है वैसे ही दिखेगा। अब इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट नहीं होंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अब चेंज नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, चार्ज नहीं बढ़ेंगे, तो नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अब कांस्टेंट हो गया, वो भी अब चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगा तो एफ ई की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो अल्टीमेटली कहानी क्या है, हम सिंपल भाषा में ऐसे बात करें कि साहब एफ एम तो यहां पर था, इस लेवल पर था, मान लो 10 न्यूटन का था, ये 0 न्यूटन है, एफ ई अपना यहां से शुरू हुआ, एफ ई इक्वल टू 0 से, अब वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहां पहुंच गया तो एफ ई इक्वल टू 10 न्यूटन हो गया, पहुंच गया इसके बराबर। लेकिन कभी भी ये ऊपर नहीं जाएगा। फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी कि दोनों इक्वल हो गए, नेट फोर्स 0 हो गए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बंद हो गई, ये इक्विलिब्रियम आ गया। ये क्या गया? इक्विलिब्रियम। तो अब जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना,
रोड के दोनों एंड्स के बीच में, मतलब छड़ के दोनों सिरों के बीच में। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा फाइनल ईएमएफ है, वही हमारा लास्ट ईएमएफ है जो हमको निकालना है। कैसे निकालें? एफ ई हमने कितना लिखा, क्यू ई। एफ एम हमने कितना लिखा, क्यू वी बी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। क्यू से क्यू मर गया, तो ई इक्वल्स टू वी बी आ गया। वी रफ्तार है, कंफ्यूज मत होना, वी रफ्तार है। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा और याद करो, ई इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बड़ा आप कहोगे सर माइनस नहीं लगा, अरे वो माइनस तो ये चीज बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप जाओगे तो विभव का मान घटता है। माइनस तो इसलिए था। P और Q के बीच में फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब फाइनली जो विभवांतर है वो E है, मतलब EMF। और ये डिस्टेंस या दूरी कितनी है जिसमें ये पैदा हो रहा है, L। तो क्या हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर यहां E को E अपॉन L लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर आ गया, मतलब dV की वैल्यू तो कितनी आ गई, E, विद्युत वाहक बल EMF, और अपॉन में वो दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई L। तो हमने लिख दिया E इक्वल्स टू वी बी। तो EMF कितना आ गया भाई, EMF आ गया VBL। ये वही चीज आ गई, देखो ध्यान से, आई या नहीं आई? तो हम इस तरह से भी E की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, VBL। ठीक है, बोलो बात के लिए। दोनों मेथड बताया मैंने आपको, एक मेथड आपको बुक में मिल जाएगा, एक हमारा मेथड है। बाकी आप किसी जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उससे निकाल सकते हैं। ये मेथड एक्चुअली मैंने जो डिस्कस किया है उससे एक फायदा है कि क्वेश्चंस वगैरह जो बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बनते हैं, उनको हम थोड़ा सा इजीली अप्रोच कर सकते हैं अगर हमको ये फंडा समझ में आता है तो। कैसे? जैसे मान लो कि मैं आपसे ये कहूं कि चलो ऐसे भी नहीं लेते हैं और सिंपल करते हैं इसको, कि हमारी जो कंडक्टिंग रोड है, वैसे केस ले लेते हैं जैसा भी हमने लिया था। ये हमारी कंडक्टिंग रोड चालक छड़ है, ठीक है, और ये मान लो v रफ्तार से इधर की तरफ जा भी रही है। बट अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो मान लो इधर की तरफ है, इधर की तरफ। अब हमको इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो प्रेरित विद्युत आवेश है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो कहानी अभी हमने डिस्कस की थी ना, इसके बेसिस पर अगर इसको देखें तो काम बहुत आसान हो जाएगा और इजीली हम आंसर बता सकते हैं। क्या हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो लॉरेंज फोर्स है, जो लॉरेंज बल है, वो किधर लग रहा है? तो हम देखेंगे V क्रॉस B। मैग्नीट्यूड या परिमाण की बात करें तो QVB साइन थीटा। आप चेक करो इस केस में थीटा कितना है, मतलब V और B के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है या नहीं है? आप खुद सोचो, V और B के बीच में, V और B एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0, तो FM कितना आएगा, लॉरेंज फोर्स कितना आएगा, 0। जब फोर्स ही 0 है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, P की तरफ या Q की तरफ? शिफ्ट ही नहीं होंगे, फोर्स ही नहीं लग रहा। भाई फोर्स ऊपर लगता इलेक्ट्रॉन पर तो यहां नेगेटिव आ जाता, यहां पॉजिटिव आ जाता। फोर्स नीचे लगता तो ऊपर पॉजिटिव आ जाता, नीचे नेगेटिव आ जाता, ऐसा कुछ होता। बट यहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स ही नहीं है, बल ही नहीं है। और जब फोर्स नहीं है तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा? नहीं होगा। ईएमएफ आएगा? नहीं आएगा। ई की वैल्यू कितनी आएगी? 0, खत्म बात। इसीलिए मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। हालांकि मैं एक बहुत छोटी सी सिंपल सी एक ट्रिक भी बता दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में देखते ही अगर आपको पता लगाना है कि यहां पर ईएमएफ है या नहीं, तो वो भी आप पता लगा सकते हो। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताई, पहला कॉन्सेप्चुअल मेथड ये वाला, फिर ये वाला, इससे इस तरह की सिचुएशन को आराम से हमने देख लिया कि ई की वैल्यू 0। अब डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें कि भाई बिना कोई एक्सप्रेशन, बिना फोर्स का डायरेक्शन, मतलब बल की दिशा विशा के बिना, हम अगर कंफर्म करना चाहें, देखते ही कहना चाहिए यार यहां पर ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, तो उसका तरीका क्या है? उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है जज करने का। क्योंकि जो भी चालक छड़ है, मतलब जो भी कंडक्टिंग रोड है, वो मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में चल रही है। तो आप सिंपली उस सिचुएशन में ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ये देखने की कोशिश करो कि वो जो कंडक्टिंग रोड है, मतलब वो जो चालक छड़ है, क्या वो चलते हुए
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए जा रही है, कट कर रही है क्या बीच में से? जैसे चाकू से अपन किसी सब्जी को काट देते हैं या चाकू से किसी चीज को काटते हैं, तो क्या वो छड़ चलते हुए, वो रोड मूव करते हुए एमएफएल को काट रही है क्या? जैसे इस केस में हम बात करें, आप सोचो एमएफएल किधर है? स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, मतलब स्क्रीन के लंबवत अंदर की तरफ है, और हमारी जो छड़ चल रही है, जो हमारी रोड चल रही है, कंडक्टिंग रोड है ना, वो चल रही है स्क्रीन के प्लेन में राइट साइड में। अब आप सोचो एमएफएल अंदर और रोड चल रही है राइट में, तो क्या वो एमएफएल को काटते हुए जा रही है? हाँ, काट रही है। काट रही, सिचुएशन समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो काटते हुए जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ आएगा, और हमने निकाल भी लिया वीबीएल, वो चीज हमको यहाँ दिख रही है। अब हमारे इस एग्जाम्पल में इस चीज को चेक करके देखो, जो एमएफएल है वो भी राइट साइड में, जो छड़ की रफ्तार है, मतलब कंडक्टिंग रोड की जो वेलोसिटी है, वो भी राइट साइड में है। तो क्या ये एमएफएल को काटते हुए जा रही है? नहीं काट रही, उसके पैरेलल तो चल रही है, उनके बीच में से गुजर रही है, लेकिन एमएफएल को काट नहीं रही है, उसके पैरेलल जा रही है। नहीं काट रही है तो ईएमएफ कितना आना चाहिए? 0। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब ये एक जज करने का मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया है, आप बाकायदा इसको अपने नोट्स में मेंशन भी कर सकते हो, शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर गति करती हुई चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए जा रही है, तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अन्यथा नहीं। इफ अ मूविंग कंडक्टिंग रोड कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यूरिंग द मोशन, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ पैदा होगा, अदरवाइज ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली यहां तक की बात अपन को समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, है ना? पक्का? थोड़ी सी बात इससे रिलेटेड, छोटी सी बात और, कि जैसे हमने ये वाला केस डिस्कस किया था, तो अब इसमें हमने ईएमएफ तो निकाल लिया सर कि E = VBL आ रहा है। मुझे बताओ कि ये जो केस है हमारा, इस केस में इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है। अगर मैं ये लेकर के चलूं तो यहां पर प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट 0 है, बट यहां पर आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बताओ क्यों? बोला था ना, सर्किट अगर कंप्लीट होगा, परिपथ अगर पूर्ण होगा, तो धारा प्रेरित होगी, इंड्यूस्ड करंट होगा। यहां सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखो पूरा का पूरा, ये देखो हो रहा है ना ये सर्किट कंप्लीट, तो यहां पर करंट इंड्यूस होगा, यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर बताओ करंट कितना, तो आप सिंपली कहोगे सर ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया, प्रतिरोध आर मान लिया, तो हम आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ई की जगह लिख दिया VBL और अपॉन में आर। ये हमारे पास में आई की वैल्यू आ गई। आई इक्वल्स टू, ये आगे हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, लेंज लो एनर्जी कंजर्वेशन। अभी तो मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया था कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, कि जो हमने कार्य किया वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। आगे हम इसको मैथमेटिकली डेरिवेशन से प्रूव भी करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन है, वहां पर ये आई इक्वल्स टू VBL अपॉन आर हमारे काम आएगा। तो अभी इसको याद रखें, आई इक्वल्स टू VBL अपॉन आर, ये इतना इंड्यूस्ड करंट इसमें आ गया। बोलो बात क्लियर है 100% तरीके से? ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल से रिलेटेड बहुत नॉर्मल से एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जो जनरली बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, देख लेना एक बार उस चीज को। हमने कहा कि किसी भी कोइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स टी की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, मतलब किसी कुंडली के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स है वो टी की फॉर्म में दिया हुआ। क्या? कि फाई इक्वल्स टू मान लो 4t² प्लस 2t प्लस 1 वेबर। अब इसमें दो क्वेश्चन बन गए कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कैलकुलेट करो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, और सेकेंड ई एवरेज कैलकुलेट करो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है,
ध्यान से अगर देखो तो फर्स्ट पार्ट में t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी है, और सेकेंड पार्ट में पूछा है एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए तो हम क्या लिख देंगे, E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी, सिंपल। d अपॉन डी टी, फाई का इंटीग्रेशन करना है तो फाई की वैल्यू लिख दो 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, सही लिख रहे हैं भाई। तो E इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 8t प्लस 2 आ गया, तो t की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, सिंपल। 8 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया, 18 वोल्ट। सही कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे E एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन द फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। याद करो काइनेमैटिक्स में V और V एवरेज, तो जब आप इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक मान निकालते थे तो आप dx अपॉन dt से निकाल लेते थे, औसत मान निकालते थे, एवरेज वैल्यू निकालते थे तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t करते थे, वही काम है। तो एवरेज के लिए हमने क्या लिखा, φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1। पहला टाइम ये हो गया, दूसरा टाइम ये हो गया, तो t1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, उस पर निकाल लो φ1, t की वैल्यू डाल दो 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7, फिर t2 की वैल्यू डाल दो 3 सेकेंड, हाँ या ना, तो φ2 कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 1, सही लिख रहा हूँ, 9 4 36 6 1, सही है 43। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, φ2 माइनस φ1 कर दिया, कितना आ गया 36, अपॉन में t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 2, ये कितना आ गया 18 वोल्ट। ये एवरेज निकालने का तरीका हो गया। अब इसी में एक काम और कर देते साहब, आपको आर दे देते कि आर की वैल्यू मान लो 10 ओम है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध 10 ओम है, तो बताओ 2 सेकंड पर धारा कितनी, मतलब 2 सेकंड पर करंट कितना। तो आपको साहब मैंने 2 सेकंड पर ही निकाल लिया, आई कितना लिखना है, ई अपॉन आर, सीधा सीधा जो ई निकाला आर से डिवाइड कर दो, तो आप कर देते 18 अपॉन में 10, 1.8 एम्पियर आ जाता, लो जी खत्म। आपने अगर ईएमएफ निकाल लिया तो करंट कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है, विद्युत वाहक वगैरह निकाल लिया तो धारा निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है ना। करना क्या है, ई अपॉन आर करना है, और क्या करना है, बोलो आया ना, सिंपल हो गई चीज। ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया है, और आगे अपन बढ़ते जाएंगे, चीज़ों को लेते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। बट पहले आप मेरे को एक बार कंफर्म कर दो कि यहाँ तक की कहानी अपन को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर है ना, ढंग से देख लेना बेटा, अच्छी तरीके से समझ लेना सारी चीज़ों को, कहीं कोई परेशानी आए तो फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन और अच्छा डेरिवेशन लेंगे। अभी तो अपन ने ट्रांसलेटरी मोशन लिया, स्थानांतरीय गति, चालक छड़ की सीधी सीधी चल रही है, आगे जो हम डेरिवेशन लेंगे उसमें घुमाएंगे उसको, रोटेशन कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रोटेट कराएं, घूर्णन कराएं, तो उसमें ईएमएफ विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा, कितना इंड्यूस होगा, वो लेंगे। और फिर एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ, उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, लेंज में ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसको मैथमेटिकली प्रूव किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको देखो, समझो और आनंद लो, ठीक है। थैंक यू, सी यू।